बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज हम लोग कर रहे हैं एन्युटी और परपेचुटी के बहुत सारे सवालात। परपेचुटी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो एन्युटी के क्वेश्चन जो हैं वो कुछ किए होंगे आपने। क्या आपके पास कुछ एन्युटी के क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं? बहुत सारे हैं, सारे ही करेंगे इंशाल्लाह। CMA PRC जी जनाब, शुरू करते हैं जी। क्वेश्चंस बताएं, या ये मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हुए हैं, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन, बल्कि ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्वेश्चंस मैंने सारे एक दफ़ा पहले भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। अब हमारे पास क्योंकि पोर्टल भी आ गया है, तो ये वाले जो सवाल मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ना, ये हम पोर्टल पे कर लेंगे। आप बताएं आपके पास कौन सा सवाल है। ठीक है जी, सवाल है यू हैव अ रिटायरमेंट अकाउंट विद 2000 in it. The account earns 6.2% interest compound monthly and you deposit ₹50 every month for the next 20 years. How much will be the account at the end of those 20 years? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर बताइएगा। 6.15। उसने कहा जी आपके पास इस एक अकाउंट के अंदर जो है वो कुछ पैसे हैं, 200 रुपये पड़े हुए हैं, 2000, और आप इसमें हर महीने भी कुछ पैसे डालते जा रहे हैं, और जो मंथली आप पैसे डाल रहे हैं वो कितने हैं जनाब? कितने? 50 रुपये। ठीक है जी, 2000 इस अकाउंट में पड़े हुए और आप इसमें 50 रुपये मजीद हर महीने ऐड करते जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है जी? 6.2% कंपाउंड मंथली। ओके, और अगला सवाल ये है कि वो कहता है कि बताएं कि कितनी देर के बाद, इतनी देर, कितना टाइम है? 20 ईयर्स। ठीक है जी, मंथली। ठीक हो गया जी। तो सवाल यह है कि ये बताएं कि कितनी देर के बाद, जब आप ऐसे ही पैसे इकट्ठे करते चले जाएंगे, तो 20 सालों के बाद इस डेट के ऊपर आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे इस बैंक में। ठीक है,
इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो दो डिफरेंट टाइप की आपकी जो है ना वो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी। एक चीज़ तो ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि ये 2000 रुपये आज से 20 साल के बाद कितने पैसे बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो 2000 रुपये आपके पास हैं, आपने इनको 6.2% के ऊपर 0.062 6.2% के ऊपर कंपाउंड करना है और 20 सालों के लिए कंपाउंड करना है। तो आपके पास ये टोटल अमाउंट बन जाएगी जो कि 2000 रुपये कंपाउंड होने से बनते हैं। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लग जाएगा। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा तो वो आप कंपाउंड मंथली के ऊपर लगा लें, क्योंकि आपके पास एक रेट मौजूद है। सही हो गया। तो पहली चीज तो ये है कि 2000 रुपये जो पड़े हुए थे वो उस डेट तक जो है ना वो इतने बन जाएंगे। ठीक हो गया। जितने भी बनते हैं इसकी कैलकुलेशन अभी छोड़ दें। दूसरा रूल ये है, दूसरा इसमें जो है ना वो पेमेंट है वो है 50 रुपये पर मंथ। आप हर महीने 50 रुपये भी जमा करा रहे हैं। आप हर महीने 50 रुपये जमा कराते हैं उस अकाउंट के अंदर, और कितने सालों तक जमा करा रहे हैं आप उसको 20 सालों तक उस अकाउंट के अंदर पैसे डाल रहे हैं। यानी कि हर महीने 50, हर महीने 50, हर महीने 50, तो टोटल 240 दफा आप 50 रुपये उस अकाउंट में डालते हैं और बैंक उसके ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देता है। तो दिस इज जस्ट लाइक एन एन्युटी। और ये जो एन्युटी है उसके अंदर जो पीरियोडिक पेमेंट है जो हर महीने आप जमा कराते हैं वो है 50 रुपये। आपका जो रेट है वो है 6.2%, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है 12 और टाइम है 20 ईयर्स। हम लोगों ने ये रूल रखा था कि जो हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी पेमेंट की फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। तो यस, कंपाउंड मंथली है और पेमेंट भी मंथली है। तो हम लोग जो है यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये फाइंड आउट कर लेंगे ये सारे पैसे इकट्ठे होके इस डेट पे कितने बन जाते हैं। अच्छा, और अब ये जो कैलकुलेशन है, सवाल इसमें यह कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाया जाए या ड्यू का फार्मूला लगाया जाए। सवाल को देख के कुछ पता नहीं चल रहा कि उसने पहली पेमेंट जो थी वो साल मंथ के पहले दिन कराई थी जमा या आखिरी दिन कराई थी। पहली पेमेंट पहले मंथ के पहले दिन कराई थी कि आखिरी दिन कराई थी। क्या सवाल में लिखा हुआ है? क्या सवाल में ये चीज लिखी हुई है कि उसने पहली पेमेंट जो है वो आज ही जमा कराई है बैंक में? वो हर महीने 50 रुपए जमा कराता है। तो इसका ये मतलब है कि सवाल में नहीं बताया हुआ कि ये एन्युटी ऑर्डिनरी है या एन्युटी ड्यू है। देयर शुड बी ए क्लियर इंडिकेशन, एंड इफ देयर इज नो इंडिकेशन हम इसे क्या कंसिडर करते हैं, ये एन्युटी ऑर्डिनरी है। तो एन्युटी ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लगाएंगे आर इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर ओवर एन इंटू एन। तो हमारी ये जो कैलकुलेशन होगी कुछ इस तरीके से होगी, 50 रुपये 1 प्लस 0.062 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू पावर 20 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 1 इधर लगेगा ये डिवाइडेड बाई 0.06 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका आंसर और इसका आंसर जमा करेंगे तो ये वो अमाउंट बन जाएगी जो उसके पास जमा हो गई है उसकी 20 साल बाद 20 साल बाद इसके पास जमा हो गई। 6.15 कहा जी आपने, ठीक हो गया जी। ठीक है, तो ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं और बताएं जी। अच्छा, सवाल है ए फूड डिस्ट्रीब्यूटर हैज बोरोड ₹950,000 टू बाय ए वेयर हाउस, द लोन इज फॉर 10 years। इसी तरह का सवाल ये सामने भी लिखा हुआ, खैर चलें। द लोन इज फॉर 10 years एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंड क्वार्टरली। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वार्टरली पेमेंट विच ही मस्ट मेक टू पे बैक द लोन? हाउ मच इंटरेस्ट ही वुड पे? ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखें ना, ए फूड डिस्ट्रीब्यूटर ने जो बोरो किए 9,50,000, देखें जो पैसे उसने आज बोरो किए हैं वो उसने आज से वापस करना शुरू करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 9,50,000 है ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये पी है। ठीक है, जो जैसे वहां पे भी लिखा हुआ है ए बोरोज ₹500,000 टू बाय ए हाउस,
तो वो जितने पैसे लेगा वो उसकी आज की इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो जो आज की वैल्यू है वो उसने आगे अगले टाइम पीरियड्स में वापस करनी है, ठीक है। तो ए फूड डिस्ट्रीब्यूटर बोरोड 950,000, ये आपका पी हो जाएगा। द लोन इज फॉर 10 ईयर्स, ये आपका टाइम हो जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 12%, ये आपका रेट हो जाएगा। कंपाउंड क्वार्टरली है, N4 हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वार्टरली पेमेंट, आपने कैपिटल आर फाइंड आउट करना है, सीधा फार्मूला लगेगा, आर निकलेगा उसमें से, ठीक है जी। विच ही मस्ट मेक टू पे बैक द लोन। सवाल ये है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के एन्युटी में जो फार्मूले होते हैं वो ज़हन में रखिएगा, कल हम इसको डिस्कस नहीं कर सके। इंटरेस्ट का फार्मूला होता है S माइनस N R और T, कैपिटल आर, और अगर P दिया गया हो तो आपने N R और T में से P माइनस कर देना है। तो ये फार्मूला होता है आपका इंटरेस्ट का एन्युटी के अंदर, ठीक है। एन्युटी के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू है तो फ्यूचर वैल्यू में से N कैपिटल R और T माइनस कर दें। N R T का मतलब है N मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T, और अगर प्रेजेंट वैल्यू दी गई है तो N R T में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करें, तो फिर जनाब आपका इंटरेस्ट निकलता है, ठीक हो गया जी। तो ये आप इंटरेस्ट ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा ख्याल है इसको लिखने की करने की जरूरत नहीं है। सवाल अगला बताएं। एन इंडिविजुअल प्लान्स टू बोरो 400,000 टू बाय ए न्यू कार, बोरो किया है, लोन लिया है, ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। एंड वुड लाइक टू कीप द पेमेंट ऑफ ₹12,500 ए मंथ, कैपिटल आर भी बता दिया उसने। द लोन विल बी फॉर 3 years एट ए 12% एनुअल रेट कंपाउंड मंथली। लोन जो है वो 3 सालों का है, टाइम भी बता दिया, रेट भी बता दिया, और कंपाउंडिंग भी हमारी मंथली है, पेमेंट फ्रीक्वेंसी भी मंथली है, कंपाउंडिंग भी मंथली है। विल द मंथली पेमेंट एक्सीड ₹12,500 पर मंथ लिमिट एस्टेब्लिश बाय द बोरोअर, ठीक है। उसने ये कहा है कि बताएं कि मंथली पेमेंट जो है वो एक्सीड करेगी या नहीं करेगी। इसका कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि आप 12,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लें क्या आपके 4 लाख रुपए पूरे पे होते हैं या नहीं होते, ठीक है, ठीक है। या आप 4 लाख रुपए के हिसाब से ये निकाल लें कि कितनी पेमेंट करने से ये पूरे होंगे। तो अगर वो 12,000 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि 12,400 से पेमेंट नहीं पूरी होने वाली, 12,400 से पेमेंट नहीं पूरी होने वाली, 12,500। तो ये इस तरीके से आपने डिसीजन लेना है छोटा सा, कि आपने कंपेयर करना है कि क्या आपके ये पैसे पूरे होते हैं या नहीं होते। डाटा तो उसने सारा ही दिया हुआ है इस सवाल में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसको करने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बताता हूँ, हाँ, नॉमिनल रेट वो रेट होता है जो क्वेश्चन में दिया गया होता है। एक इफेक्टिव रेट होता है, उसके अलावा जो दूसरा होता है वो नॉमिनल रेट होता है जी। जो क्वेश्चन में इस्तेमाल करना होता है उसे हम नॉमिनल रेट कहते हैं, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस भी किए हैं उनके भी जरा नंबरिंग बता दें। 6.15 हमने पहले डिस्कस किया, उसके बाद कौन सा किया है 6.17, उसके बाद क्या डिस्कस किया है, हाँ ये बताओ ये कौन सा है, और 19 वाला अभी डिस्कस करना है, चलो जी 19 वाला डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव रेट निकालना है। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इफेक्टिव रेट जो होता है, इफेक्टिव रेट या रेट इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 प्लस आर नॉमिनल डिवाइडेड बाय एन रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। आर एन का मतलब होता है नॉमिनल रेट, कंपाउंड मंथली, कंपाउंड क्वार्टरली, जो भी रेट होता है ना। एक्चुअली फार्मूले में जो रेट इस्तेमाल करना होता है ना उसे हम नॉमिनल रेट कहते हैं, वहीं से n निकलता है। n हमेशा नॉमिनल रेट से निकलता है। इफेक्टिव रेट जो होता है वो हमेशा एक एनुअल रेट होता है, ठीक है, उसमें n1 होता है। हाँ हाँ, नॉमिनल रेट नहीं दिया हुआ तो नॉमिनल रेट पहले निकालें, फिर उसका इफेक्टिव रेट निकालें। नॉमिनल रेट इस फार्मूले से निकलेगा ना आर, ठीक है। और बताएंगे देखिए ना, एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, यस इसको ना डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो फार्मूला पढ़ा है ना
वो पढ़ा है कि S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर T। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस R पावर T के साथ। तो यानी कि हमारे पास अगर P है, P से हमने S फाइंड आउट करना है, तो हम P को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस R रेज टू पावर T के साथ, तो हमारे पास S आ जाता है ऐसे ही। लेकिन अगर हमारे पास S हो तो हम S को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस R रेज टू पावर T के साथ, तो हमारे पास P आ जाएगा ऐसे ही। तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू यानी कि S फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर होता है ना, इसे हम कंपाउंडिंग करना कहते हैं। ठीक है जी, तो अभी ये सिर्फ मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, दिस इज जस्ट ए नेम, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, दिस इज जस्ट लाइक कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है तो आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस काम को करने को कहते हैं कंपाउंडिंग। और अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू है और आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस काम को करने को कहते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक के फ्यूचर वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ले, प्रेजेंट वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा इसको मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा चेंज करने लगा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी को मैं चेंज करने लगा हूँ और इसको मैं करने लगा हूँ 1 ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, वो एक ही बात है ना। और अगर मैं ऐसे ये कहूँ कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसकी जगह पे एक और चीज़ लिखते हैं और वो है 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी। ठीक है, तो एक ही बात। ठीक, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको शायद ये समझने में दिक्कत हो रही है। आप देखें ना, आप 1/3 लिख दें या डिवाइडेड बाय 3 लिख दें या 3 रेज टू पावर -1 लिख दें, एक ही चीज़, एक ही आंसर आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने कहा था P ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, मैं से ये भी कह सकता हूँ कि P इंटू 1 ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, या मैं से ये भी कह सकता हूँ कि P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी। ठीक है, तो जो 1 ओवर समथिंग होता है ना, वो एक्चुअली उसको हम लोग 1 ओवर से निकाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर पावर माइनस में चली जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ये नजर आ रही चीज। अच्छा, अब जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये जो कंपाउंडिंग करने के लिए जो फैक्टर आप लगाते हैं ना, इस फैक्टर को हम कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं। ये जो चीज है ना, ये वाली 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, इसे हम कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर। और ये जो होता है ना 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी, इसे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया और डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंपाउंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर डिस्काउंटिंग फैक्टर? दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्ट है, रिवर्स है। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर कंपाउंडिंग फैक्टर। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए भला? कंपाउंडिंग फैक्टर को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, अगर हर चीज बिल्कुल सेम हो, कंपाउंडिंग फैक्टर को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1। तो ये भी कुछ मजे के पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है, कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। अच्छा, पुराने ज़माने से मुराद ये है कि आज से कोई 5 साल 10 साल पहले किसी चीज़ की पावर माइनस में कैलकुलेट करना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, अभी तो हमारे पास कैलकुलेटर है ना, हम पावर में माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त चीज़ों की पावर माइनस में कैलकुलेट करना मुश्किल होता था, बड़ी लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, इसके लॉग शॉग लेने पड़ते थे, फिर लॉग लेने के बाद उसको लॉग टेबल में जाके देखना पड़ता था और लॉग टेबल के बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ता था। अब हमारे पास क्योंकि कैलकुलेटर्स आ गए हैं ना, इसलिए
ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं रही, लेकिन जब पहले ये मुश्किल होती थी ना तो फिर इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि कुछ टेबल्स बना लिए गए सारी कैलकुलेशंस करके पहले ही, ठीक है। यानी कि ये किया गया कि हर डिस्काउंट रेट के लिए और हर टाइम पीरियड के लिए एक टेबल बना दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेट लिखता हूँ, मैं रेट लिखता हूँ 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। आप देखें ना इस कैलकुलेशन के अंदर दो ही चीज़ें हैं ना, रेट कितने परसेंट है और टाइम कितने ईयर्स में है। और टाइम जो है वो मैं इधर को लिखना शुरू कर देता हूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और ये सारी कैलकुलेशंस करके यहाँ पे लिख दी गई ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, आपको सीधा सीधा ही पता चल जाए कि अगर रेट 3% है और टाइम 3 ईयर्स है तो आपने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेट 3% के आगे और टाइम 3% के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है ये इसका आंसर होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर के केस में खास तौर पे। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के जो कैलकुलेशंस कर दी गई, उसके बाद एक टेबल बना जिसे हम आजकल टेबल्स कहते हैं, जो हमें मिलते हैं बुक के एंड पे दिए होते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब हमारे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया ना, देन वी डोंट नीड दीज टाइप ऑफ टेबल्स, ठीक है। लेकिन टेबल्स जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प आउट करते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फैक्टर है ना, ये वाला, ये एक लंबी कैलकुलेशन है। अगर आपके पास एक टेबल हो ना, देखिए इसमें भी दो चीज़ है ना, रेट और टाइम है ना, तो अगर आपके पास एक टेबल हो जो रेट और टाइम वगैरह को जो है ना वो कंपाउंड करके दे दे, साथ में एन भी है वैसे तो रेट और टाइम को एडजस्ट करके दे दे, तो आप बहुत इजीली इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आर से मल्टीप्लाई करें, ऐसा आ जाएगा। तो इसलिए टेबल्स कराए गए हैं, लेकिन आजकल उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है। लेट्स सपोज हम टेबल ओपन करते हैं, हमने ये देखे ना कुछ नुकसान भी है ना टेबल के, ये 6.2% रेट जो है ये नहीं अब आ सकता। टेबल में एक तरफ रेट्स लिखे हुए हैं और एक तरफ ईयर्स लिखे हुए हैं, रेट्स भी पूरे होने चाहिए, टाइम पीरियड भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, टाइम पीरियड को हम 20 × 12 करके कह सकते हैं जी 240 है, तो इतना बड़ा टेबल ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग टेबल शेबल जो है दे आर नाउ ऑब्सोलीट, वी डोंट नीड टेबल्स बिकॉज हम हर चीज़ कर लेते हैं। इवन आप देखें अभी तो आपके बुक में सिलेबस में लॉग्स नहीं है, पहले होते थे, पहले जो AFC 3 होता था उसमें लॉग होता था। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार अब हम लॉग कैलकुलेट करना क्यों सीखते हैं, इसका जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स निकालें, मेंटीसा निकालें, टेबल में जाके देखें, भाई कैलकुलेटर पे लॉग इतने का इतना डालो फौरन आ जाता है, कैलकुलेटर में तो लॉग इतना कुछ हो जाता है। नाउ जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का टेबल है वो हमें कुछ जगहों पे फिर भी फायदा देता है, ठीक है, जहां पे हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जैसे इस केस में, तो वो डेट इज नॉट समथिंग के जिसके लिए हम लोग जो है ना वो अपना दिमाग ख़राब करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि टेबल शेबल जो है उनको कोई करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको टेबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। तो आप बस कैलकुलेटर में पुट किया करें, कैलकुलेटर पे ज़रा तेज़ी दिखाएं तो बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाती हैं। और इवन बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवाल कागज़ पे लिखे बगैर कैलकुलेटर पे सीधा सीधा वैल्यू पुट की मारी चाल भाई वो गए, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है जी। और बताएं कोई सवाल, डिस्काउंट रेट का क्वेश्चन है, पूछें। डिस्काउंट रेट जो होता है ना वो इंटरेस्ट रेट को ही कहते हैं। इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट करने के ना 2-3 नाम है, एक आप उसे डिस्काउंट रेट कहते हैं, एक आप उसे नॉमिनल रेट कहते हैं। फार्मूले के अंदर नॉमिनल रेट दिया होता है, अगर इफेक्टिव रेट दिया गया हो तो आपने उसको नॉमिनल में कन्वर्ट करना होता है अगर आपकी कंपाउंडिंग जो है वो अदर देन एन एनुअल कंपाउंडिंग हो, ठीक है। अगर आपकी कंपाउंडिंग एनुअल है ना तो फिर जो आपका नॉमिनल रेट है वो ही इफेक्टिव रेट होगा, लेकिन अगर कंपाउंडिंग एनुअल नहीं है तो नॉमिनल रेट फर्क होगा और इफेक्टिव रेट फर्क होगा। इफेक्टिव रेट एनुअल कंपाउंडिंग को कहते हैं कि यार इसके इक्वल अगर एनुअल कंपाउंडिंग करनी है तो क्या रेट पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा सवाल है, अच्छा हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को R से प्रेजेंट किया जाता है, I से प्रेजेंट किया जाता है,
इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह के नाम हैं। आप आगे जाएंगे तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सिनेरियोज में स्पेसिफिक टाइप की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फाइनेंस के अंदर, क्यूएम के अंदर आपको इन सारी चीज़ों से मतलब समझ आ जाना चाहिए कि ये एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस के अंदर जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी कोई भी कैपिटल इंस्टॉलेशन करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको बैंक से कितना लोन लेना पड़ता है, तो डैट इज जस्ट लाइक ए इंटरेस्ट रेट। तो डिस्काउंट रेट हो, इसको भी हम इंटरेस्ट रेट ही कहते हैं। सवाल मुझे दिखाएं क्या है जी। अच्छा जी, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। इफ द डिस्काउंट रेट इज 9%, the present value of x received at the end of each year for a period of 4 years is equal to, ठीक है। पास पेपर का सवाल है, उसने कहा है जी कि रेट जो है वो कितना है 9%। वो कह रहा है कि आपको हर साल x अमाउंट मिल रही है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है ना कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें x की, जो कि आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या है? टाइम 4 साल है, ठीक है, टाइम 4 साल है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर मिल रहा है, तो हमें पता चल गया कि एन्युटी ऑर्डिनरी है। ले जी, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए वो हम यहाँ पे फॉरन से लिख दें। तो आर फाइंड आउट करना है, एन्युटी ऑर्डिनरी है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है एन। जब नहीं बताया तो n1 होगा। When it is not told, तो फिर हम कहेंगे कि ये एनुअल कंपाउंडिंग है। तो हमारा फार्मूला क्या है जी, P इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R इज टू पावर माइनस T ओवर R। ठीक हो गया जी। P आपको नहीं पता, आपने फाइंड आउट करना है। X दिया हुआ है 1 माइनस 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.09, टाइम है 4 साल, माइनस में चला जाएगा और 0.09। तो जब आप इस फैक्टर को पूरे को सॉल्व करेंगे दिस विल बी समथिंग, और उसके साथ आपने x लिखना है ना बस, ठीक है। इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ x आएगा। एमसीक्यूज के अंदर आसानी भी ये होती है कि हमें पता चल जाता है कि आंसर इन 4 में से कौन सा है। हाँ, कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही करते होते हैं। उस वक्त पता क्या होता था, उस वक्त होते थे 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर के सवाल होते थे। अब तो एमसीक्यूज आ गए ना, 1-2 नंबर के सवाल होने, ठीक है। जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनमें फिर ये होता है कि इतना लंबा सवाल पूछ नहीं सकते। खैर ये तो सिंपल था। अगर आप पास पेपर के क्वेश्चंस देखिए, बहुत सारे पास पेपर के क्वेश्चन अब रेलिवेंट ही नहीं है। जैसे इसमें एक मिस्टर असलम साहब का सवाल है कि मिस्टर असलम साहब जो हैं वो आज से 10 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, आज से 12 साल के बाद बेटी की शादी करनी है तो इतने पैसे चाहिए। उसके बाद उनको हर साल उनको लगता है कि 15 साल तक वो ज़िंदा रहेंगे तो हर महीने उन्होंने इतने पैसे विड्रॉ करने हैं। आज से 10, आप बताएं आप आज से लेकर अगले 10 साल तक वो कितने पैसे पर मंथ जमा करें कि जनाब वो जो है ना वो इतना बन जाए। वो 15 किस्म की तो उसमें कैलकुलेशंस निकल आती, ठीक है। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस अब नहीं आते, अब नहीं पूछे जाने चाहिए। एक चीज़ मुझे हैरानगी थी, जब ICAP ने अपना मॉडल पेपर PRC का शुरू में अनाउंस किया था ना, उसके आखिरी को 20-25 सवाल वैसे सवाल थे, मुश्किल बड़े लंबे लंबे सवाल थे। तो जब मैंने भी देखा था तो मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि यार ये अभी भी इतने लंबे सवाल क्यों दे रहे हैं, मॉडल पेपर में इतने लंबे सवाल दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो मॉडल पेपर रिवाइज़ किया है उसमें इतने लंबे लंबे सवाल नहीं थे। वो आखिरी 20-22 सवाल उन्होंने सारे रिमूव कर दिए थे, चेंज कर दिए थे, ठीक है। तो अब रीसेंट मॉडल पेपर जो है वो भी, उसका भी मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है, वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया जी। ये कौन सा था 6.18? नहीं, ये पास पेपर का सवाल, पास पेपर का सवाल था। और बताएं जी सवाल, आज हमने एनुटी के सवाल ही करने हैं। एक चीज़ मैंने भी पढ़ानी है छोटी सी, वो मैं पढ़ा लूँ। अगर ख़त्म हो गए सवाल, सर ख़त्म नहीं होने तो फिर कराओ ना यार, ऐसी कौन सी। अब दोबारा करना ये वाले क्वेश्चंस करके देखना। देखो मैंने एनवीटी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो ना वो यहाँ पे कराए भी हुए हैं,
तो ये वाले जो है ना, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि हर तरह के क्वेश्चन जो है वो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे को तंग कर सकते हैं। डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिंकिंग फंड के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो है वो सारे वो मैंने यहाँ पे करवाए हुए थे। जब आप ये करेंगे इसके बाद खुद दोबारा करने बैठेंगे ना तो आपके इंशाल्लाह सारे सवाल हो जाएंगे। जो फिर भी नहीं होगा वो भी हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, ठीक है जी। तो अब मैंने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है जी। हम लोगों ने कल बात की थी इक्विवेलेंट रेट की। इक्विवेलेंट रेट का एक फ़ायदा तो ये है कि हमें कैलकुलेशन में फार्मूले के अंदर आसानी होती है। जो फार्मूला है उसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेट कैलकुलेट करके अगर वो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी और पेमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल ना हो तो फिर हम लोगों ने कुछ करना होता है उसका, यानी कि उसको इक्वल करना होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेट्स का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि इक्विवेलेंट रेट्स के फार्मूले से हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू रेट्स या टू रेट्स या टू ऑप्शंस। आपके पास कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं अक्सर और वो कहता है कि बताएं इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है, ठीक है। तो हमारे पास जो रूल है वो ये है कि हम उनको कंपेयर करेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है। उनको सेम किसी भी एक सेम पैमाने में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और जब उनका एक ही पैमाने के ऊपर आंसर आ जाएगा फिर हम उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हमारा 4% और 5% इन दोनों में से कौन सा रेट बड़ा है, 5% का रेट बड़ा है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आप मुझसे ये सवाल पूछें कि सर आप लोन दे रहे हैं कि लोन ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लोन दे रहा हूँ तो मुझे उसमें फ़ायदा है जो ज़्यादा रेट है, और मैं अगर लोन ले रहा हूँ तो मुझे उसमें फ़ायदा है जो कम रेट है, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इन दोनों के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है कि आपने क्या करना है। तो दो डिफरेंट रेट्स जो हैं जो जिनका नॉमिनल रेट्स जो हैं, जो जिनके इफेक्टिव रेट समझ लें, ये सामने इफेक्टिव रेट है तो इसको देख के तो पता चल रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन व्हाट इफ के मैं कहूँ कि दो बैंक्स हैं, एक बैंक ए है और एक बी है, वो ऑफर कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर रेट्स। एक कहता है जी 4% कंपाउंड ले लें सेमी एनुअली, और दूसरा कहता है जी 4% कंपाउंडिंग ले लें मंथली। तो इन दोनों के दरम्यान में कंपैरिजन का जो रूल है वो ये है कि जिसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। कंपाउंड सेमी एनुअली की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 2 है और कंपाउंड मंथली की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 12 है। तो जिसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। अब अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो मैं कम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी वाले की तरफ जाऊँगा, और अगर दे रहा हूँ तो मैं ज़्यादा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी वाले की तरफ जाऊँगा, ठीक हो गया। तो दूसरा डिस्कशन का जो सिनेरियो हो सकता है वो ये हो सकता है कि बेस सेम है, यानी कि जो नंबर नज़र आ रहा है वो सेम है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है, देन आप सिंपल ये देख लें कि इन दोनों में से कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, जिसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। एक तीसरा सिनेरियो एक और भी डिस्कस करते हैं। तीसरा सिनेरियो ये है कि बैंक ए और बी दो बैंक है, एक बैंक कहता है 4.03% कंपाउंड सेमी एनुअली ले लेना, और एक बैंक कहता है कि 4.07% कंपाउंड मंथली ले लेना, और एक बैंक कहता है भाई मेरे से लोन ले लेना तुम 4.09% कंपाउंड एनुअली के ऊपर। तो फिर इन तीनों में से किसका कितना फ़ायदा या नुकसान है, उसके लिए अब चीज़ें देखें ना, इजी नहीं रही, इजीली कंपैरेबल नहीं रही। ये दोनों भी सेम नहीं है, ये सारे भी सेम नहीं है, ये सारे भी सेम नहीं है, तो हम इनका इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। कंपैरिजन बिटवीन मल्टीपल रेट्स करने के लिए हम इनका इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे और फिर वहाँ से डिसीजन ले लेंगे। तो 4.03% कंपाउंड सेमी एनुअली का इफेक्टिव रेट निकाल लें, 4.07
कंपाउंड मंथली का इफेक्टिव रेट निकाल लें और 4.09% कंपाउंड एनुअली का इंटरेस्ट रेट निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है, बेहतर कौन सा है। तो ये फार्मूला होगा जी 1 + 0.0403 डिवाइडेड बाय कंपाउंड सेमी एनुअली था 2 raised to power 2 - 1, ये होगा जी 1 + 0.0407 डिवाइडेड बाय 12 raised to power 12 - 1, और ये होगा जनाब कंपाउंड एनुअली है। तो ये जो कंपाउंड एनुअली होता है ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो इसका तो आंसर सीधा ही होगा 4.09। हाँ जी बताएं जी। 4.11%, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। दूसरे वाले का क्या है 0.0407, तो बेहतर हमारे लिए कौन सा हुआ, ये वाला ऑप्शन बी। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है इसका 4.14%, 4.14%। अगर हम लोन ले रहे हैं तो हम कंपाउंड एनुअली यानी कि बैंक सी की तरफ जाएंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है ना वो बी की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन टू ऑप्शंस जो कि हम लोग करते हैं। इफेक्टिव रेट का जो एक और फायदा है वो ये होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा है जो डिस्कस करते हैं, वो है जी परपेचुटी का। एन्युटी और परपेचुटी इन दोनों के दरम्यान में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। परपेचुटी होती है सेम अमाउंट और सेम टाइम पीरियड के बाद सेम रेट के ऊपर, और ये तीनों चीजें हो और एक जिसे कहते हैं ना कि एक फिक्स टाइम हो, तो फिर ये एन्युटी के फॉर्मूले लगते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इन तीनों के अंदर एक और चीज डाल दें, सेम अमाउंट सेम टाइम यानी कि आफ्टर सेम टाइम विद सेम रेट, और अनलिमिटेड टाइम डाल दें, एक ऐसी पेमेंट जो अनलिमिटेड टाइम तक हो रही है, तो इसे हम परपेचुटी कहते हैं जी। अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, यस, फॉर ए कंटिन्यूअस टाइम पीरियड। अच्छा, ये पॉसिबल कैसे होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि परपेचुटी क्या होती है। परपेचुटी होती है कि जब पेमेंट आपको हर दफा मिल रही है, हर दफा एक पेमेंट मिलती है, उस पेमेंट के पीछे एक बेस होती है, उस बेस की वजह से आपको पेमेंट मिलती है। उसका क्या मतलब है, बेस का क्या मतलब है? बेस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आपने एक बैंक में 100,000 रुपीज़ जमा कराए और 10% इंटरेस्ट था उसके ऊपर। हर साल आप 10,000 रुपये इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। पहला साल शुरू हुआ, 1 लाख रुपए जमा कराए, 1 साल गुजरा, 10,000 का इंटरेस्ट लगा इसके ऊपर, 1,10,000 रुपये हुए। आप बैंक में गए, आपने वहाँ से 10,000 रुपये निकलवा लिए, कितने रह गए? एक और साल गुजरा, उसके ऊपर फिर 10,000 का प्रॉफिट अक्रू हुआ, 1,10,000 हुए, आपने फिर 10,000 निकलवा लिया। फिर एक और साल गुजरा, 1,10,000 हुए, आपने फिर 10,000 निकलवा लिए। ये आप काम कब तक कर सकते हैं? 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, 100 साल तक, कब तक कर सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं आप ये काम। ये नजर आ रहा है नीचे? अनलिमिटेड टाइम तक आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल की अमाउंट तो विड्रॉ नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं उसके ऊपर इंक्रीज, उसके ऊपर कमाया गया इंटरेस्ट, वो आप विड्रॉ कर रहे हैं। और जब ये आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास एग्जैक्टली फिर उतनी ही अमाउंट रह जाती है जो पिछले साल के शुरू में थी, और उसके ऊपर हर साल सेम इंटरेस्ट लगता चला जाता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप सेम अमाउंट आफ्टर सेम टाइम एट द सेम रेट फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में, और इस तरह से किया जाता है, इस तरह की चीज़ों को
इसकी एक एग्जांपल है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पेफ। पेफ जो है उसको कुछ बहुत सारे बिलियन रुपीस का जो है वो एक इमदाद मिली बाहर से कहीं से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एजुकेशन की बेहतरी के लिए लगा दें। उन्होंने कहा ये तो कहीं पे भी लगाए तो खर्च हो जाएंगे। तो उसके ऊपर उनकी तरफ से ही जिन्होंने लगा दिए थे पैसे, उन्होंने ये कहा कि भाई आप इस पैसों को इन्वेस्ट करेंगे और इसके ऊपर जो आपको अक्रू हुआ करेगा प्रॉफिट, आपने वो प्रॉफिट यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए और ख़र्चों के लिए। तो इसी तरीके से उन बच्चों की फ़ीस और सारा कुछ जो है वो भी चलता रहता है और बैक एंड पे उनके पास पैसे भी ख़त्म नहीं होते क्योंकि उनका ओरिजिनल अमाउंट जो है वो अश्योर्ड है, मौजूद है, वो यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल परपेचुटी। परपेचुटी का वर्ड परपेचुअल से निकला है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, रेगुलर, बार बार। ठीक हो गया। तो अब परपेचुटी के केस में यू कैन नॉट फाइंड द फ्यूचर वैल्यू बिकॉज यू डोंट नो वेयर फ्यूचर फॉल्स। और फ्यूचर जो है वो टाइम चाहिए ना उसके लिए, 2 साल 5 साल 7 साल, तो टाइम तो आपका लिमिटेड हो गया। देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू एंड दैट इज कि आप परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज बड़ा आर बटा छोटा आर। ठीक है, कैपिटल आर होता है कि आपने पीरियोडिक पेमेंट कितनी निकालनी है और रेट जो है वो आपको एनुअल रेट कितना मिलता है। लेकिन अगर आपके पास रेट जो है कंपाउंड सेमी एनुअली हो, कंपाउंड क्वार्टरली हो, जो भी हो, वो आपने उसके साथ आर ओवर एन करना है। ठीक है, हाँ डिवाइड होगा। टी है कहीं पे तो टी को एन से मल्टीप्लाई करना था, टी है ही नहीं, मौजें हो गई। लेकिन आर को हमेशा एन से डिवाइड करना। ठीक है जी। अच्छा, परपेचुटी के केस में भी ना कॉन्सेप्ट होता है कि पहली पेमेंट आपको कब मिल रही है या पहली पेमेंट आप कब जमा करा रहे हैं। नॉर्मली इसमें पेमेंट मिलने का ही कॉन्सेप्ट होता है, जमा तो आप नहीं कराते। जो पहली पेमेंट आपको मिल रही है वो कब मिल रही है। इफ पहली पेमेंट आपको एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड मिल रही है तो उसे हम परपेचुटी ड्यू कहते हैं, और पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड मिल रही है तो उसको परपेचुटी ऑर्डिनरी कहते हैं। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर परपेचुटी ऑर्डिनरी। परपेचुटी ड्यू का जो फॉर्मूला है दैट इज बटा आर प्लस बटा आर डिवाइडेड बाय छोटा आर। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले फैक्टर में सिर्फ आप 1 आर ऐड कर रहे हैं। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ड्यू। पहली पेमेंट आज ही मिल गई आपको तो परपेचुटी ड्यू जो है वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, परपेचुटी ड्यू और परपेचुटी ऑर्डिनरी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑर्डिनरी में कितना फर्क होता है, तो आप कहेंगे सिर्फ 1 आर का फर्क होता है। एन्युटी के केस में 1 प्लस आर मल्टीप्लाई हो रहा होता था, यहां पे सिर्फ एक बड़ा आर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो फर्क है थोड़ा दोनों में, एंड दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल डिफरेंस। इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि ये ऐसे क्यों होता है। हम लोग जो है ना वो क्योंकि पेमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से, तो अगर आपको पहली पेमेंट आज ही मिल जानी है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू में वो आर जो है वो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो देंगे तो वो वापस मिलेगी ना आज ही। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे किए होंगे, देख लेते हैं। परपेचुटी का सवाल अगर है तो एन्युटी और परपेचुटी। लाइब्रेरी मेंटेनेंस का एक सवाल था। ठीक है, सिंकिंग फंड इज नथिंग डिफरेंट। सिंकिंग फंड वही चीज़ होती है कि आपने एक अकाउंट बनाया है जिसमें आप हर महीने पैसे जमा कराते जा रहे हैं, उस अकाउंट का नाम है सिंकिंग फंड। इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका कोई फार्मूला या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सिंकिंग फंड उस बैंक अकाउंट का नाम है जिस अकाउंट में आप पैसे जमा कराते हैं। जैसे बैंक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट होता है सिंकिंग फंड, ये भी एक बैंक अकाउंट है जिसमें आपने पैसे जमा कराने हैं हर महीने। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अल्फा कंपनी शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 3.8 फॉर एवरी 6 मंथ एंड द मनी इज वर्थ 6% कंपाउंड सेमी एनुअली। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी एक शेयर की जो कि 3.84 हर महीने हमें हर 6 महीनों बाद हमें मिलते हैं। 3.84 सेमी एनुअली सारी जिंदगी के लिए। इफ द मनी इज वर्थ 6% कंपाउंड सेमी एनुअली, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अल्फा कंपनीज शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 3.84 एवरी 6 मंथ। तो रेट जो है वो आपका 6% कंपाउंड सेमी एनुअली है,
तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू इसकी बनेगी वो बनेगी कैपिटल आर, यानी कि 3.84 डिवाइडेड बाय 0.06 ओवर 2। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अल्फा कंपनी का शेयर आ जाएगा, यानी कि 0.03 से इसको डिवाइड करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अल्फा कंपनी शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है। शेयर किसी भी कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होती है, आप कुछ अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप उस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के बाद आपको इतने पैसे आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो सवाल है ना, ये एक पूरी टेक्निक है, किसी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उसके ऊपर बात करता है। देखें जो फ्यूचर के 3.84 सारी जिंदगी आपको आते रहेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है करके दिखाएं जरा। ये 3.84 डिवाइडेड बाय 0.03 कितना होता है भला? 128। अगर इस कंपनी का शेयर 128 रुपए से सस्ता बिक रहा होगा ना, तो मैं ले लूंगा, क्योंकि इस कंपनी से आगे जिंदगी भर मुझे 3.84 रुपीज एवरी 6 मंथ आने हैं, और उन फ्यूचर में आने वाले सारे पैसों की प्रेजेंट वैल्यू 128 रुपए है। तो आज अगर मैं इसकी टोटल औकात फाइंड आउट करना चाहूँ ना कि इस शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यानी कि इससे हमें फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे, तो 128 रुपीज़ है। अब ये अगर 128 से सस्ता बिक रहा होगा ना, तो मैं ये शेयर परचेज कर लूँगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में इससे आने वाले बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा है। प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, ये बात हम प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स करते हैं। फाइनेंस के अंदर कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं ना, तो हम उसमें ये कहते हैं कि भाई ये जो डिसीजन है ये प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स है, यानी कि फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर हम ये डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई और फैक्टर हो, इसमें कंपनी के डूब जाने का खतरा हो, वो तो नहीं हमने इसमें फैक्टर किया। इसमें किसी मुल्क के अंदर बंद हो जाने का, यानी कि बिजली के और बहुत सारे खर्चे हो, इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन का फैक्टर वैसे इंटरेस्ट रेट में भी कवर होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जिसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। किसी बिजनेस के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आप ये वाला अप्रेजल की एक टेक्निक भी लगाते हैं कि आप शेयर की यील्ड की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि इससे फ्यूचर में हमें फ़ायदे कितने होंगे। उन फ़ायदों की प्रेजेंट वैल्यू अगर आज 128 रुपये है, तो अगर ये 100 रुपये का फर्ज करें शेयर बिक रहा है तो मैं ले लूँगा। लेकिन अगर ये शेयर 150 रुपये का बिक रहा हुआ, तो मैं कहूँगा भाई क्यों, इससे तो सारी ज़िंदगी मुझे जो पैसे मिलने हैं उनकी टोटल औकात 128 रुपये है, तो मैं 150 का शेयर क्यों ले लूँ। ठीक है, तो ये जब आप बड़े हो जाएंगे, BFD में जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप वहाँ पे जाके ये वाली चीज़ें, ये वाली बातें, ये वाले डिसीजंस पढ़ेंगे। खैर मिटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था जी एक एन्युटी का परपेचुटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक के यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज डेफर्ड एन्युटी। ठीक है, कि एक एन्युटी जो है वो स्टार्ट हो रही है एक फ्यूचर डेट के ऊपर, तो हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या एक एन्युटी जो है वो पास्ट की एक डेट के ऊपर ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज़ जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, वो कोई ऐसे नहीं है कि उसमें कोई नया फार्मूला होगा। लेट्स सपोज जी हमारे पास एक एन्युटी है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है, ठीक है, और हम कहते हैं कि वो 5 सालों की एन्युटी है। ठीक है, साल बराबर ही नहीं है, इतने छोटे बड़े भी नहीं होते, 1-2 दिनों का ही फ़र्क होता है सालों में। तो हम लोग करते हैं जी, यहाँ से एन्युटी शुरू हो रही है, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सालों की एन्युटी है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि एन्युटी है, इसमें आपका आर जो है वो है 1000 रुपये, टाइम जो है वो 5 साल है, रेट जो है वो 6% है, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 की है। ठीक है, और एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है, वॉट एवर द एन्युटी टाइप इज। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वो मेरे पास किस डेट की आएगी, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा इस डेट की आएगी। ये मैंने कल यहाँ पे लिखा था कि इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड। तो जो मेरी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना, वो इस डेट की आएगी, चाहे इस डेट पे कोई पेमेंट हुई है या नहीं हुई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी के केस में इस डेट पे कोई पेमेंट नहीं होती, पहली पेमेंट यहाँ पे होती है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी, चौथी और 5वीं इस तरह से होती है।
और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी ड्यू के केस में पहली पेमेंट इसी डेट पे हुई होगी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी और पांचवी ये, और आखिरी डेट पे कोई पेमेंट नहीं होती। लेकिन जो भी है, आप जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो इस डेट की वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो इस डेट की फ्यूचर वैल्यू आएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब फर्ज करें कि वो आपको कहता है कि एक एन्युटी स्टार्ट हो रही है आज से, हम आज खड़े हैं और आज से 2 साल के बाद एक एन्युटी स्टार्ट हो रही है, तो आज बताएं इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, हम अगर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे तो वो एन्युटी की वैल्यू आएगी इस डेट के ऊपर। तो जो इस डेट पे आंसर आएगा उसको हमें 2 साल और पीछे लेकर जाना होगा ताकि हम इस डेट की वैल्यू पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो हमें 2 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अगर एक सवाल होता है वो कहता है कि एक एन्युटी स्टार्ट हो रही है आज से 5 साल के बाद और वो एन्युटी अगले 5 साल तक चलेगी और उसमें इतने पैसे आएंगे, उसका रेट ये है, उसका टाइम ये है, तो बताएं आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो हम पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास उसके पहले पीरियड की स्टार्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जिसको मजीद एक और दफ़ा डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के हमें पीछे लेकर आना होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेफर्ड एन्युटी, एन्युटी स्टार्टिंग एट ए फ्यूचर डेट। तो ये हमारी एक कैलकुलेशन एक और एक्स्ट्रा हो जाएगी बस। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि एक एन्युटी जो है वो इस डेट पे ख़त्म हो गई है और इसकी फ्यूचर वैल्यू उससे मज़ीद 3 साल के बाद बताओ इस डेट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम उस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसको मज़ीद 3 सालों तक आगे लेकर जाएंगे, कंपाउंड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी लॉजिकल डिस्कशन, इसमें कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं है। जब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आती है तो वो उस डेट की आती है जो उसका आखिरी टाइम पीरियड होता है, उसके एंड की, उसको आगे लेकर जाना है तो उसको मजीद कंपाउंड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एक टाइम पीरियड पे टाइम लाइन में पीछे जा रहे हैं तो उसको डिस्काउंटिंग करना कहते हैं, और अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो उसे कंपाउंडिंग करना कहते हैं। ठीक है जी, तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स मैं दे दूंगा, उसमें इसके कुछ सवाल हैं, और ये ना भी करें तो ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब इतने लंबे लंबे सवाल आते नहीं हैं, 2 नंबर का सवाल होता है। और जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है ना वो अब ये है कि अब पेपर भी 2 घंटों का होता है, तो 2 घंटे में आपने 50 सवाल करने होते हैं, तो 2 नंबर के लिए आपके पास जो है ना वो टाइम भी कम रह गया। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनर जो है उसको नहीं चाहिए कि वो इतने बड़े बड़े सवाल दे, और मेरा ख्याल इतने बड़े बड़े सवाल अब देता भी नहीं है एग्जामिनर। ठीक हो गया जी, तो अब आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, ये जो क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हुए थे इसकी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, आपने ये सारे सवाल देखने हैं, एन्युटी, परपेचुटी, इन सब के अब सारे सवाल आपसे हो जाने चाहिए, अगर जो नहीं होगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कल हमारा जो लेक्चर है, कल हम इसको देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग लेकर चल सकते हैं। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह हम लोग NPV, IRR, प्रोडक्ट अप्रेजल, इस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर परसों हम लोग इसके कुछ मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।